पेरेंट के एक पेरेंट का ए का बी है तो चारों ब्लड ग्रुप आते हैं, ए बी ओ। कैसे पहले कैलकुलेट किया? ए की जीनोटाइप लिख दिया आई स्मॉल आई, बी की लिख दिया आई स्मॉल आई, फिर इनको क्रॉस करा दिया तो आई बी आया तो ए बी हो गया, आई स्मॉल आई तो ए आ गया, आई बी स्मॉल आई तो बी स्मॉल आई तो ओ। इस तरह ब्लड ग्रुप कैलकुलेट किए जाते हैं। ए का चारों के साथ हो गया, ए का चारों के साथ हो गया, ए का ए के साथ बी, ए के साथ ए बी, ए के साथ ओ। ओ ब्लड ग्रुप तब आता है जब दोनों तरफ से स्मॉल आई आए, लेकिन स्मॉल इसके पास स्मॉल आई होता ही नहीं है। अगर एक तरफ से ब्लड ग्रुप स्मॉल आई आए, दोनों तरफ स्मॉल आई आए तो ओ ब्लड ग्रुप बन जाएगा। इसकी जीनोटाइप में आई बी होता, स्मॉल आई होता ही है, तो इनके बीच में कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। अगर एक पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट ए बी ब्लड ग्रुप का है तो बच्चा ओ का आ ही नहीं सकता, क्योंकि इधर से तो आई स्मॉल आई हो सकता है, स्मॉल आई आ सकता है, लेकिन इधर से नहीं आएगा। तो एक भी पेरेंट अगर ए बी ब्लड ग्रुप का है तो बच्चा कभी भी ओ ब्लड ग्रुप का नहीं हो सकता जी। अब बताओ, बी का बी के साथ, बी का ए के साथ हो गया, बी के साथ ए बी का, बी के साथ ओ का, क्या ब्लड ग्रुप है, क्या आएंगे इनकी ब्लड ग्रुप क्या आएंगे? तो बी का बी करना है तो इधर से ले लो आई बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई। तुम बोलोगे दोनों हम तो ये लेंगे आई बी तो बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, एक तरफ से आई बी आएगा, इधर से आई बी आएगा, लेकिन हमारे को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है ना, इसलिए स्मॉल आई को रखो जो आई बी स्मॉल आई स्मॉल आई। तो आई बी से आई बी ब्लड ग्रुप, ए बी ये तो होगा बी ब्लड ग्रुप आई बी से, और स्मॉल आई से ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बी और ओ से क्या होगा? बी और ओ से बी में हो जाएगा आई बी स्मॉल आई और स्मॉल आई, तो इसमें बी भी आ जाएगा और ओ भी आ जाएगा। खुद प्रैक्टिस करोगे तब जाके बात बनेगी। जो दोनों तरफ दो पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, दो पेरेंट है, दोनों का ए बी है, बच्चा कौन सा नहीं आएगा? ओ नहीं आएगा, क्योंकि ए बी है दोनों पेरेंट। तो आई बी जीनोटाइप इसकी होगी, इसकी जीनोटाइप हो गया आई बी, दोनों तरफ ए बी है तो आई बी तो गैमेट ये बन जाएंगे। क्या आएगा? इधर से है आई बी, इधर है आई बी, क्या हो जाएगा? आई बी आई बी, ये होगा बी, ये होगा ए, ये होगा ए बी। ओ नहीं आया। एक भी पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप का ए बी एक भी पेरेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि ओ के लिए दोनों तरफ से स्मॉल आई आनी चाहिए, और इसके बाद स्मॉल आई होता ही नहीं। ब्लड ग्रुप पढ़ के क्या फायदा निकाल लेंगे हम? जो है यूजेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप स्टडी से क्या पता लगा सकते हैं? जो ब्लड ग्रुप से ये पता लगा लेंगे हम कि हॉस्पिटल में देखो चाइल्ड मिक्सिंग, चिल्ड्रन मिक्सिंग इन हॉस्पिटल। बच्चा पैदा हुआ और हॉस्पिटल में मिक्स हो गई। कैसे? जैसे मान लो बच्चे, एक बच्चा पैदा हुआ, किसी लेडी ने उस बच्चे को उठाकर दूसरी फैमिली में रख दिया, और उसका बच्चा ए और बी दो लेडी हुई है, उनके दोनों के बच्चे हुए, लेकिन बच्चा मिक्स कर दिया, ए का बी के पास रख दिया, बी का ए के पास रख दिया। कैसे पता लगा होगी ब्लड कि ये बच्चा उसी का है? ब्लड ग्रुप से कुछ हद तक हेल्प मिल सकती है ब्लड ग्रुप से। जैसे मान लो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, और जिस माँ बाप के पास रखा उसका ए का ब्लड ग्रुप ए बी है,
बच्चे को ऐसी माँ के पास रख दिया जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, बच्चे का ओ है, तो क्या वो बच्चा हो सकता है उस माँ का? ना, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप आ नहीं सकता ए बी वाली माँ से। तो इससे पता लग जाता है, बच्चों में हॉस्पिटल में मिक्स हो जाते हैं बच्चे, तो कुछ हद तक हेल्प मिल जाती है कि बच्चा उसका है या नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हो सकता माँ का ए और बी ब्लड ग्रुप हो और बच्चे का ए बी हो भी सकता है। अच्छा, दूसरा है पेरेंटल डिस्प्यूट। अमेरिका में ऐसा केस हुआ था, जो अमेरिका में ऐसा केस हुआ था। क्या केस हुआ था अमेरिका में? एक लेडी ने फिल्मी स्टार को अक्यूज कर दिया था, बोला मेरा बच्चा जो है ये इस फिल्मी स्टार का बच्चा है। अब फिल्मी स्टार क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता। और मान लो इस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ और जिस उस फिल्मी स्टार का हो ए बी, तो क्या बोलेगा वो? बोले मेरा है ही नहीं, ओ ब्लड ग्रुप मेरा बच्चे का तब आएगा जब मेरे पास स्मॉल आई हो। स्मॉल आई तो है ही, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, आई भी है, स्मॉल आई है ही नहीं, तो बच्चे का मेरा कैसे हो सकता है? तो ऐसे विवाद को बोलते हैं पेरेंटल डिस्प्यूट। पेरेंट के विवाद कि ये इसका बाप है या नहीं है, माँ है नहीं है, तो ब्लड ग्रुप से पता लग जाता है। हालांकि आज ब्लड ग्रुप्स वाला मेथड यूज नहीं होता, आज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला मेथड यूज होने लग गया। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाते हैं बच्चा उसका है या नहीं है। तो ये था ब्लड ग्रुप के यूज। इसके अलावा ब्लड ग्रुप था, ब्लड के फंक्शन करा रहा हूं मैं जो। इसके बाद ब्लड में एक चीज बचेगी, ब्लड में प्लाज्मा। ब्लड में बचेगी प्लाज्मा, ब्लड की प्लाज्मा बचेगी और लिम्फ भी बचेगा फिर जो। ठीक है, ब्लड में अब क्या निकालते? ब्लड के फंक्शंस ऑफ ब्लड। O2 and CO2 ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। अब तुम बैठे बैठे सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन जा रही है, सेलों के पास जा रही है, ब्लड ही तो लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जा रही है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में जा रही है और सेल के अंदर जाकर रेस्पिरेशन में यूज हो रही है ऑक्सीजन, वहां से एनर्जी निकल रही है, उससे जिंदा है। तो सांस में जो ऑक्सीजन जा रही है एनर्जी देगी हमारे को। जो खाना है ग्लूकोज, खाने में ग्लूकोज है, वो रेस्पिरेशन में टूटेगा ऑक्सीजन के साथ, एनर्जी मिलेगी हमारे को। तो हमारे को ऑक्सीजन और सांस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये सेल की कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल में बन के आई है, जो रेस्पिरेशन में बन के आई है, ये ब्लड से लंग्स में आई है फिर बाहर आ रही है। तो ब्लड का रोल है ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट। अब ये कैसे होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? हम बोलते हैं ऑक्सीजन तो 97 से लेकर 99% ज्वाइन विद हीमोग्लोबिन, CO2 23% CO2 ज्वाइन विद हीमोग्लोबिन। टोटल CO2 का 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ के ट्रांसपोर्ट होता है, और जबकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन 97 से 99% ट्रांसपोर्ट होती है। जो तो हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाके इन सारी सेलों के पास ऑक्सीजन जाएगी, ये ब्लड से जाएगी, और सारी सेलों में CO2 बनेगी, वो ब्लड से बाहर आएगी। जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट, खाना ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट, अभी तो तुम खाना खाते हो, सुबह शाम खाना खाते हो, डाइजेस्ट होने के बाद सेल तक जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए, खाना सेल में जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन वो खाना सेल में रेस्पिरेशन करने के लिए ब्लड के थ्रू तो जाएगा। जो खाना खाओगे एलिमेंट्री वो डाइजेस्ट होगा, ब्लड में जाएगा और फिर सेलों के पास जाएगा रेस्पिरेशन करने के लिए। तो फूड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ऑक्सीजन CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड फूड ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट, हार्मोन ट्रांसपोर्ट सुना होगा। हार्मोन किसको बोलते हैं? जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बने ब्लड में डले,
हार्मोन कभी भी जिस सेल में बनेगा उसमें काम नहीं करता, दूसरी सेल में जाकर काम करता है। जिस सेल पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? टारगेट सेल। हार्मोन बनेगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, काम करेगा टारगेट सेल पे। जैसे इंसुलिन हार्मोन है, बनता है पेनक्रियास से, लेकिन लीवर पे काम करता है। लीवर के अंदर सारे ग्लूकोज को ब्लड को भेज देता है, ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है। जो ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज कैसे करता है? सारे ग्लूकोज को ब्लड लीवर में भेज देता है, लीवर की सेल में। तो हार्मोन ट्रांसपोर्ट क्या क्या बताया मैंने? ब्लड क्या क्या करता है? हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल तक हार्मोन पहुंचता है, ब्लड से पहुंचता है। जो खाना खाया सेलों के पास जाएगा, ब्लड से जाएगा। सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन CO2, ये ब्लड के थ्रू कांटेक्ट में है सेल के। सेल से ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ये ब्लड से गई, सेल में CO2 बनी है, ये बाहर आई, ब्लड से बाहर आई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जब बाहर गर्मी ज्यादा हो, बाहर गर्मी का टाइम हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए बाहर, जब बाहर बहुत भारी गर्मी हो तो क्या होगा? बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ब्लड एक्स्ट्रा हीट को बाहर फेंक देगी। जो फालतू हीट होती है वो ब्लड बाहर फेंक देता है। तो कभी भी एक कमरा फुल भरा हो बच्चों से, सर्दियों में गर्मी में अंदर घुसने को दिल करेगा? नहीं करेगा, सारा गर्म होगा कमरा, हीट छोड़ रहे हैं सब। जो और सर्दियों की बात करें तो अच्छा लगेगा, वो कमरा गर्म रहेगा, वो हीट छोड़ रहे। तो हर आदमी हीट छोड़ता है, वो ब्लड के थ्रू छोड़ता है, ब्लड का फंक्शन है। पीएच रेगुलेशन, बॉडी में एसिडिटी और एल्कलिनिटी होती है, ब्लड उसको कांस्टेंट करता है। ब्लड में अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है, तो सारे हाइड्रोजन किडनी से बाहर कर देगा ब्लड, जो ताकि पीएच नॉर्मल रहे। पीएच का मतलब होता है एसिडिटी या एल्कलिनिटी। हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन को पीएच बोलते हैं। पी का मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। तो हाइड्रोजन ज्यादा हो तो बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, हाइड्रोजन कम हो तो एल्कलिनिटी हो गई है। तो ब्लड में बॉडी में एसिडिटी एल्कलिनिटी हो जाती है, तो एक्स्ट्रा हीट को, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को किडनी से बाहर करता है ब्लड, तो पीएच को रेगुलेट करता है ब्लड जो। और ये ब्लड के कुछ मेन फंक्शन है। और डिफेंस भी तो ब्लड से होता है। ब्लड में WBC है, फैगोसाइटोसिस करने वाले मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करते हैं, और B सेल एंटीबॉडी बनाती है, तो ये हमारे को बीमारी से बचाते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं। तो डिफेंस में भी रोल है ब्लड का जो। और मैंने कोरी साइकिल कराई थी तुम्हारे को। मसल में जब ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड लीवर में आएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, फिर वापस ग्लूकोज ब्लड में मसल में जाएगा, पता है ना? मसल में जब ज्यादा काम करते हैं लैक्टिक एसिड बन जाता है, वो लैक्टिक एसिड ब्लड से लीवर में आता है, जिससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर वापस मसल के पास जाता है। तो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी ब्लड से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लैक्टिक एसिड जाएगा लीवर, मसल से लीवर के पास, और ग्लूकोज जाएगा ब्लड से लीवर से मसल के पास। तो ये ट्रांसपोर्ट है मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर, ये ब्लड से होता है। तो किसका ट्रांसपोर्ट है? रिएक्शन के इंटरमीडिएट है ये, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक रिएक्शन रिएक्टेंट है उनका ट्रांसपोर्ट। बॉडी की रिएक्शन जो होती है उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का ट्रांसपोर्ट। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म लैक्टिक एसिड वगैरह बनते हैं उनका ट्रांसपोर्ट है। ये ब्लड के रोग थे जो। हम आता हूं हम लेते हैं एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी एंटीबॉडी होती है वो मैं करवा रहा हूं। जो ब्लड प्लाज्मा का टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, ब्लड प्लाज्मा में मिलने वाली एंटीबॉडी का टॉपिक ले रहा हूं मुझे।
हम बोलते हैं एक प्रोटीन होती है अल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, ये होती है वाटर सोल्यूबल, ये होती है साल्ट सोल्यूबल। जो प्रोटीन ब्लड की प्रोटीन वाटर में सोल्यूबल है वो अल्बुमिन है, साल्ट में सोल्यूबल है ग्लोबुलिन है। और ग्लोबुलिन बीमारी से बचाए तो उसको बोलेंगे इफ प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से बचाए, देन इट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन इम्यूनिटी दे, ग्लोबुलिन प्रोटीन साल्ट सोल्युबल प्रोटीन है, साल्ट में घुलती है, लेकिन इम्यूनिटी दे तो बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम है एल्बुमिन, आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी भी बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को। तो बीमारी से बचाए तो एंटीबॉडी की टॉपिक कराना मुझे, इम्यूनोग्लोबुलिन का टॉपिक। ब्लड में जो प्रोटीन मिलती है बीमारी से बचाती है उसको एंटीबॉडी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ये इतने टाइप की होती है, IgA, D, E, G, N। 5 टाइप की एंटीबॉडी या 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। जो 5 टाइप की एंटीबॉडी है इनको 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी एक ही बात है, 5 टाइप की होती है। सबसे ज्यादा होती है IgG, मोस्ट अबंडेंट। IgG एंटीबॉडी सबसे ज्यादा मिलती है। जो E, ये एलर्जी में बनती है, फॉर्म ड्यूरिंग एलर्जी। IgG सबसे ज्यादा होती है। जब किसी आदमी में एलर्जी होती है तो उसके अंदर IgE का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है। IgE एलर्जी में बनती है। IgD फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल। बी सेल एंटीबॉडी बनाती भी है खुद के सर पे बी सेल एंटीबॉडी भी बनाती है और खुद के सरफेस पे बी सेल एंटीबॉडी भी बनाती है, खुद के सरफेस पे एंटीबॉडी होती है IgD। बी सेल एंटीबॉडी भी बनाती है, खुद के सरफेस पे भी एंटीबॉडी होती है, IgD होती है। IgA होती है स्वेट के अंदर, सलाइवा के अंदर, कोलोस्ट्रम के अंदर, फर्स्ट मिल्क आफ्टर बर्थ। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद 2-3 दिन जो दूध बनता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसमें काफी ज्यादा IgA होती है। सलाइवा या थूक में भी होती है और कोलेस्ट्रम में भी होती है। कोलेस्ट्रम जो नया दूध बनता है बच्चा पैदा होने के बाद में, पशुओं में रूमेन में जो बच्चा पैदा हो जाता है तो नया दूध बनता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम में सलाइवा में IgA होती है, बी सेल के साथ उसमें IgD होती है। एलर्जी में IgE ये सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ी होती है IgM, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, इसको पेंटामर बोलते हैं। 5 एंटीबॉडी जुड़ती है तो IgM बनती है। ये डायमर है। 5 एंटीबॉडी जब जुड़ती है तो IgM बनती है, पेंटामर है। इसलिए M का मतलब मैक्रो, सबसे बड़ी है, 5 को जुड़ने से बड़ी है। IgA डायमर है। और एंटीबॉडी की डिटेल +2 में आएगी, यहां नहीं आएगी, लेकिन एलन वाले बुक नोट्स में ये इसके बारे में एंटीबॉडी बता रखी थी, इसलिए मैंने ले लिया जो है। और
इसकी डायग्राम एक बार थोड़ा सा रफली डायग्राम ले लो, इतनी ज्यादा जरूरी है नहीं। ऐसे दो बड़ी चेन होती है, दो छोटी चेन होती है। इन छोटी चेन को बोलते हैं लाइट चेन, एक बड़ी चेन इनको बोलता है हैवी चेन, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं H2L2। H का मतलब हैवी, L का मतलब लाइट। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, और ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से यही रोकना पड़ेगा मेरे को। अब मेरे को ब्लड में प्लाज्मा लेना है, ब्लड में प्लाज्मा लेना है, लिम्फ लेना है, ये लेना है, बोन लेनी है। पहले कनेक्टिव टिश्यू बच गए थे, म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, वो लेने हैं, और फिर लास्ट में नर्वस टिश्यू लेंगे। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, जो फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटा।